हेलो दोस्तों। इंग्लिश विद रवि कुमार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। काफी समय से समय नहीं मिल पाने के कारण मैं आपसे दूर था। मुझे याद है पिछले महीने मैंने एक क्लोज टेस्ट पर डिस्कस किया था और मैं आज उस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ जो काफी इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। पहले हम जानेंगे कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और उसे किस किस नजरों से या फिर अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज उसे कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस को जान कि कंडीशनल होता क्या है। कंडीशन उसे कहते हैं जब एक चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंडेंट होता है। आप कभी मॉल में परचेजिंग करने जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन दिया जाता है आपको कि 3000 या 4000 की परचेजिंग पर आपको अप्रोक्स कुछ ना कुछ छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे एक कंडीशन बोलते हैं। अगर आप इतने की परचेजिंग करते हैं तो आपको इतने का छूट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडीशन, ठीक है। और ये कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, देखना समझना जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और अगर आप इंग्लिश को सही से समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए कंडीशनल सेंटेंस समझते हैं। कंडीशनल सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, बेसिकली होते फोर टाइप के। एक कंडीशनल सेंटेंस में जीरो भी होता है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस जीरो क्या होता है? अगर ये होता तो ये होता, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस जीरो। ये एक फैक्ट बेसिस पे काम करता है कि अगर पानी को 100 डिग्री पर खौलाया जाए तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। ये एक फैक्ट है। किसी भी कंडीशन में अगर 100 डिग्री पर उसे हीट किया जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो वेपर में चेंज हो जाएगा। या फिर अगर लोग नहीं खाते हैं तो वो मर जाते हैं। अगर या फिर ये भी बोला जा सकता है कि इस पे और एक कंडीशन बन सकता है कि अगर बर्फ को गर्म जगह पर रखा जाए तो वो मेल्ट हो जाता है। किसी चीज को 0 डिग्री पर लाया जाए या वाटर को 0 डिग्री पर लाया जाए तो वो आइस में चेंज हो जाता है। ये सब क्या है? फैक्ट है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोला जा सकता है, फैक्ट बोला जा सकता है। इसे कोई काट नहीं सकता। ये 90%, 99% तक श्योर होते हैं, 100% श्योर होते हैं, 99%। तो इसे जीरो कंडीशनल बोला जाता है। तो जीरो कंडीशनल में करते क्या है? जीरो कंडीशनल में हम ये करते हैं कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है इफ, फिर सिंपल प्रेजेंट और फिर सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि इफ बेबीज आर हंगरी, ध्यान से समझेंगे, अगर बच्चे भूखे होते हैं, बेबीज हंगरी होते हैं, दे क्राई, वो रोते हैं। देखा जाए तो किसी भी हालत में क्या, सुनो ध्यान से सुनो, शरीर के हर एक पार्ट, कान आंख सब खोलकर देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो कान के साथ साथ शरीर के हर एक पार्ट को खोलकर देखो और बोलो मैं झुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए आइए। इफ बेबीज आर हंग्री दिख रहा है, वो रोते हैं, ठीक है। इफ पीपल डोंट ईट, सिंपल सा लॉजिक है, अगर लोग खाते नहीं है दे डाई, वे मर जाते हैं। या फिर इफ यू लर्न इंग्लिश, यहाँ देखिएगा इस तरह का सेंटेंस, अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, आप एक अच्छी जॉब पाते हैं, तो ये सब फैक्ट बेसिस है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। ये कंडीशनल वन होता है, ठीक है, फैक्ट बेसिस पे जो होता है। सेकेंड देखा जाए कंडीशनल वन होता है। यहाँ पर देखिए ये जीरो कंडीशनल था, कंडीशनल वन क्या बोलता है? अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आए, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाता है, ठीक है। इफ होता है, अनलेस होता है, अनटिल होता है, एज सुन एज होता है, एज लॉन्ग एज होता है, ठीक है, वट एवर, वट, हु, ये सब सेंटेंस, ये सब वर्ड्स होते हैं जो कंडीशन शो करते हैं, ठीक है। तो बोला जैसे जैसे कि इफ ही कम्स आई शैल गो, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि एक सेंटेंस में दो बार शैल विल की रिपीटेशन नहीं होती। एक बार शैल विल की रिपीटेशन होती है और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो मैंने ऐसा किया है, एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है और एक बार आया है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अगर इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई शैल कैंसल द वैकेशन, मैं क्या कर दूंगा? अपना वैकेशन कैंसिल कर दूंगा।
तो डिपेंड है, अगर बारिश नहीं होती है तो मैं कैंसिल नहीं करूंगा, अगर बारिश होती है तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। जब एक पर दूसरा डिपेंडेंट होता है इसे ही कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एक कंडीशन पे दूसरा डिपेंडेंट है, ये दो कंडीशनल हो गए। कंडीशनल थ्री होता है, टू होता है क्या, ध्यान से समझिएगा। कंडीशनल टू, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या भी टू, वर्ब भी V2 ही है, ये भी V2 है वर्ब, ठीक है, विभव का। फिर आते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या V2 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या बोल रहा है कंडीशनल टू, ये और कंडीशनल थ्री भी है, जरा ध्यान से दोनों को समझेंगे। कंडीशनल थ्री, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 या बिन प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड। जैसे कि इफ आई हैड बीन अ किंग आई वुड हैव हैड देम, ठीक है। या फिर इफ आई हैड प्लेड आई वुड हैव वन द गेम। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम सेम सेंटेंस है, इफ आई हैड बीन अ किंग इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प देम आई वुड हेल्प देम। और दूसरा है इफ आई प्लेड आई वुड विन द गेम इफ आई हैड बीन प्लेड आई वुड हैव won द गेम। दोनों में क्या अंतर है, दोनों की कंडीशन को समझे। अगर बोला जाए यदि मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता, मतलब मैं अभी भी होता तो अभी भी उड़ता। यदि मैं क्रिकेट खेलता तो मैं जीतता, मतलब यदि मैं खेलता तो मैं जीतता, मतलब अभी भी खेलता तो अभी भी जीतता। तो बात हो रही है इमेजिनेशन की, कल्पना दो प्रकार की, ठीक है। ऐसी कल्पना जो वर्तमान की हो, वर्तमान में कुछ होने या करने का बोध हो, ठीक है। तो कंडीशनल वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, कल्पना कब की होनी चाहिए, प्रेजेंट की कल्पना होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, मैं अभी भी होता पक्षी तो मैं अभी उड़ता। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं यह नहीं करता, अभी होता तो अभी नहीं करता। इफ आई वर प्राइम इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुडंट डू दिस, ठीक है, मैं यह नहीं करता। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस टू आते हैं, जो ये बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता या नहीं होता, ठीक है। बात प्रेजेंट की होती है। लेकिन अगर मैं बोले अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ऐसा नहीं किया होता, ठीक है। बात कब की, मतलब कुछ किया जा चुका है, बात पास्ट की। यहाँ पर बोलना पड़ेगा इफ आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर आई वुडंट हैव डन दिस। मतलब अगर बात प्रेजेंट की जाए, कल्पना इमेजिनेशन प्रेजेंट का हो, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, जैसा कि यहाँ पर लिखवाया गया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। मगर अगर बात पास्ट की हो जाए तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीटर या बिन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस बीटर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज किया जाता है। मतलब देखते हैं जरा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, मैं अभी भी होता तो अभी भी उड़ता। इफ आई प्लेड, अगर मैं खेलता, आई वुड विन द गेम, तो मैं गेम जीतता, मतलब अगर मैं अभी भी खेलता तो मैं गेम जीतता। इफ आई वर, सारा इमेजिनेशन है, सारा सारी की सारी कल्पना है। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड हेल्प देम, मैं उन सबकी मदद करता, ठीक है। अभी भी होता तो अभी भी करता। परंतु अगले सेंटेंस में अगर देखते हैं, इफ आई हैड बीन अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड देम, मैं उन सब की मदद कर चुका होता। मतलब मदद की जा चुकी है या नहीं किया गया है। तो बात हो रही क्या कर चुका होता, मतलब पहले ही कर चुका होता। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी सेंटेंस जो है इफ आई हैड बीन अ किंग, ये बात पास्ट की कर रही है। और यहाँ पर वुड हैव प्लस हेल्प पास्ट के साथ पास्ट आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, इफ आई हैड प्लेड आई वुड हैव वन द गेम। अगर मैं खेलता मैं गेम जीत चुका होता, मतलब अभी जीता नहीं गया है या फिर हार गया है, आगे क्या वो पता नहीं, जीता नहीं।